Excuse me. So जी मानूर, please start with example number A. Sir, pardon? जी. Example number A, in Moyle versus Jenkins, the court took the view that if one section of an act required that notice should be given, a verbal notice would generally suffice, but if another section provided that it should be served on a person or left with him in a particular manner or place, it would obviously show that a written notice is intended. Now, as you can see, hopefully example, this is not a very hard example to understand. लेकिन ये है कि within the uh, ambit of this topic, this example is very simple. कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, if you see that जो है अगर वर्बल नोटिस कब होता, अगर वर्ड यूज होता कि नोटिस गिवन का वर्ड आता अगर, बट सिंस द वर्ड गिवन इज नॉट रिटन, the word written was another section provided that the word served is written or left is written, then this means that a written notice was intended. Clear है example? Yes, sir. सही है. अब हम आगे वाली एग्जांपल के ऊपर चलते हैं, पढ़ें आगे वाली. Section 13, Clause A, Subclause 2 of Punjab Rent Restriction 1949 enables a landlord to obtain possession in the case of rented land if A, he requires it for his own use, B, he is not occupying in the urban area for the purpose of his business any other such rented land, and C, he has not vacated such land without sufficient cause after the commencement of the act in the urban area concerned. अच्छा एक मिनट, just a second. जो law understand की है, लॉ की वर्डिंग्स क्लियर है? सर ये वही जो हमने रेंटेड लॉ पढ़ा था वैसे ही वो उसकी रेस्ट्रिक्शंस बता रहा है लॉ की. वो आप रेंट लॉ को छोड़ दें, आपको ये बताएं कि ये रेंट लॉ का ये जो प्रोविजन है ये क्लियर है, ये क्या बात कर रहा है? जी सर. यस तो एहसानुल्लाह का पता नहीं माइक को क्या हो जाता है अचानक से. एहसानुल्लाह जो है आप नहीं, सही नहीं आ रही है आवाज, फिर बात करें. नहीं आ रही है आवाज. जी मानूर, आपको समझ में आया? सर इसका ए और बी समझ आ गया, सी समझ नहीं आ रहा. सी को छोड़ दें, लीव सी साइड. दो समझ में आ रही है बातें, ए और बी? यस सर. कैन यू टेल मी व्हाट ए सेज एंड टेल मी व्हाट बी सेज? सर नंबर ए जो है ना वो ये कह रही है कि जो भी लैंडलॉर्ड है वो पोजीशन वापस ले सकता है जो उसने जमीन किराए पे दी थी, अगर वो अपने पर्सनल यूज के लिए उसको रिक्वायर है या फिर वो उसी अर्बन एरिया में बिजनेस पर्पस के लिए कोई और ऑक्यूपेशन उसके पास नहीं है. सही है. नो, ए इज वेरी सिंपल कि he requires it for his own use. सेकंड में ये कर रहा है कि he is not occupying in the urban area for the purposes of his business any other such rented land. तो बिजनेस के लिए उसके पास कोई दूसरी जमीन नहीं है जो वो ऑक्यूपाई कर रहा है. और तीसरी में बात क्या है? तीसरी में बात ये कर रहा है, सिंपल बात कर रहा है कि उसने वो चीज जगह छोड़ी भी ना हो विदाउट सफिशिएंट कॉज. तो ये चीज है, ये दिस इज द प्रोविजंस ऑफ लॉ जो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं. नाउ व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द केस? फैक्चुअल पोजीशन क्या है? दिस इज एन इंडियन केस, तो इसको देखते हैं क्या बात होती है. जी पढ़े अतर सिंह, क्या बात हो रही है? In Atar Singh versus Inder Kumar, the High Court of Punjab held that the words for his own use in Clause A permitted the landlord to claim
eviction of his tenant for his own use, whatever the nature of the use may be. In reversing this decision, the Supreme Court of India held that all three clauses were to be read together, and Clause A was restricted to business use as per clauses B and C. It was held that if this restricted meaning was not given, then it would have the effect of rendering clauses B and C inapplicable and redundant. Now, if you see over here, जो हाई कोर्ट का जो डिसीजन था कि हाई कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक इधर जो लफ्ज फॉर हिज ओन यूज लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि द लैंड कैन बी ऑक्यूपाइड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस यूज, कमर्शियल यूज के लिए भी हो सकता है और फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस भी हो सकता है। तो उन्होंने इंटरप्रिटेशन इसकी जो है वो जो है वाइड रखी और दोनों यूजेस में दोनों चीजें आ गई। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट पे गया तो द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट और दीज थ्री क्लॉजेस ए बी और सी हैव टू बी रेड टुगेदर, दे शुड बी रेड एज अ होल। क्योंकि अगर आप इसको होल देखें तो यहाँ पर जो वर्ड है उन्होंने बेसिकली फोकस किया यहाँ पर जो सेकंड क्लॉज में जो वर्ड है फॉर द पर्पसेस ऑफ इस बिजनेस के ऊपर। इधर से लेकर उन्होंने बात मिलाई ए में और इधर से लेकर उन्होंने बात मिलाई सी में। इधर जो पर्पस का जो मकसद है वो यहाँ पे सिर्फ बिजनेस यूज है, वो यहाँ पे रेजिडेंशियल पर्पस नहीं है। तो उन्होंने इसकी इंटरप्रिटेशन जो निकाली वो ये निकाली कि इसमें सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पस नहीं आता, सिर्फ बिजनेस पर्पस आता है खाली। क्लियर है एग्जाम्पल? क्लियर है? जी सर। कोई इसमें कोई चीज समझ में ना आई हो? आपने पिछली वाली एग्जांपल में देखा है कि कोई दूसरा प्रोविजन जैसे जहां पे लिखा होता है तो वो जो है उसी लॉ के अंदर ही बट नॉट इन द सेम प्लेस, चाहे उसके आगे वाले प्रोविजन में कॉरेस्पॉन्डिंग में लिखा हो या सक्सीडिंग प्रोविजन में लिखा हो या प्रीसीडिंग प्रोविजन में लिखा हो, तो ऐसे अगर लिखा हुआ है तो फिर नोटिस आपका रिटर्न होगा, अदरवाइज वो गिवन होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो है इसमें भी वही बात है कि जो है कि दूसरे क्लॉज के ऊपर रिलाय करके उन्होंने यहाँ पे इंटरप्रिटेशन जो की है वो की है कि पर्पस सिर्फ बिजनेस होना चाहिए, जो जगह चाहिए किराए के लिए वापस जो चाहिए लैंडलॉर्ड को वो सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए चाहिए। क्लियर है? अच्छा, अब हम आ जाते हैं डी वाली एग्जांपल के ऊपर। होपफुली थे सेकंड वाली क्लियर होगी। सो लेट्स लुक एट द ये सी वाली एग्जांपल में पहले हमें लॉ देखना है कि लॉ क्या कहते हैं, क्योंकि देयर आर टू लॉज ओवर हियर। लॉ के दो सेक्शंस यहाँ पे आते हैं, सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 और सेक्शन 10। तो पहले हम लॉ पढ़ते हैं कि लॉ में क्या बात लिखी हुई है। प्लीज रीड सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 इन द फुटनोट्स। जी पढ़ें। Section 7, subsection 1, if any person is found in possession of any salmon or trout or any instrument, explosive, poison, or other noxious substance which could be used in taking of salmon or trout in circumstances which afford reasonable ground for suspecting that he has obtained possession of such salmon or trout or such instrument, explosive, poison, or substance as the result or for the purpose of his committing an offense against any of the provisions of sections 1 to 4 of this act, that person may be charged with unlawful possession as aforesaid of such salmon or trout or of such instrument, explosive, poison, or substance. जी समझ में आया ये सेक्शन? इन समराइज्ड वर्जन इसका क्या है? सर ये सैल्मन और ट्राउट जो है उसकी अनलॉफुल पोजीशन और जो भी मेथड्स बताए गए हैं उनको यूज करके अगर वो अनलॉफुल पोजीशन वो हासिल करता है तो वो ऑफेंस है और अनलॉफुल पोजीशन में वो काउंट होगा। ठीक है, सिंपल वर्ड्स यही है। अच्छा, सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्या कहता है? पढ़ें। Any water bailiff within its district may do all or any of the following things. Number A, examine any dam, fixed engine or obstruction or any lead, and for that purpose enter on any land. B, stop and search any boat which is used in fishing or any boat which there is reasonable cause to suspect of containing salmon or trout. C, search and examine nets or other instrument used in fishing or any basket, pocket, or other receptacle capable of carrying fish which there is reasonable cause to suspect of containing salmon or trout illegally taken.
D. Seize any fish, instrument or article, boat or vehicle liable to be forfeited in pursuance of this act. जी, डू यू अंडरस्टैंड कि बेलिफ के पास जो वाटर बेलिफ है उसके पास क्या क्या पावर्स है? जी सर। क्या पावर्स है? सर वो जहाँ पे भी जो भी चीज़ें ये कैटेगरीज बताई गई हैं जगहों की, जैसे डैम है, फिक्स्ड इंजन है, या फिर बोट्स हैं, या फिर ऐसे कोई बास्केट्स वगैरह हैं, पॉकेट्स हैं, जो भी ये कैटेगरीज बताई गई हैं वो उनको एग्जामाइन भी कर सकता है सस्पिशन के बिहाफ पे, बेसिस पे, और उनको सर्च भी कर सकता है। और अगर कोई उधर इंस्ट्रूमेंट चीज़ या फिश वगैरह कोई उसको ऐसी चीज़ मिल रही है तो वो उसको सीज भी कर सकता है। ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट द फैक्चुअल पोजीशन। अब फैक्ट्स में क्या हो रहा है पढ़ें। फैक्ट्स मानो In Gibson versus Ryan, the question was whether an inflatable rubber. So what is this word? Dignity? डिंगी Dinghy and a fish basket found on the person of appellant fell within the term instrument in Section 7, subsection 1 of the Salmon and Freshwater Fisheries Protection Scotland Act 1951. now what is being recovered? एक मिनट, just a second. What is being recovered from the person? क्या चीज रिकवर हो रही है उससे? सर वो जो हुक पे लगती है सर, रबर। अरे बाबा, कहाँ पे हुक पे लगती है जो है? क्या चीज रिकवर हो रही है? क्या चीज, व्हाट इज, क्या मिला है बंदे से, क्या मिला है? सर रबर डिंगी इन्फ्लेटेबल, जिसमें हवा इन्फ्लेटेबल रबर और सर फिश बास्केट। ठीक है, एक तो हो गई फिश बास्केट और दूसरी इन्फ्लेटेबल रबर जो है डिंगी है। बेसिकली ये आपकी जो है वो हवा भरने वाली जो बोट होती है ना, वो रिकवर हुई है उससे, और एक फिश की टोकरी जो है वो रिकवर हुई है ना। सवाल ये है कि डू दीज फॉल विद इन द टर्म इंस्ट्रूमेंट और नॉट? जो सेक्शन 7(1) जो अभी हमने पढ़ा है, मैं वापस फुटनोट्स के पास जा रहा हूँ। सेक्शन 1 पढ़ाने का मकसद ही ये था कि क्या ये चीजें, ये दोनों चीजें सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ठीक है, सवाल यहाँ पे ये बनता है क्योंकि ऑफेंस जो है वो इसके ऊपर लगाया गया है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 के तहत। नाउ कोर्ट का क्या कहना था, पढ़े। The court held that it did not come within the definition of the instrument. Relying on Section 10 of the same Act, the court said, it is evident that so far as that section is concerned, a distinction is drawn between instruments on one hand, boats on the other hand, and baskets on, if there is such a thing, the third hand. नाउ आपने कोर्ट ने क्या रिस्पॉन्स दिया है? जी राफे साहब आप बताएं, क्योंकि आप ही बता रहे हैं हमें, आप बता दें कोर्ट का क्या रिस्पॉन्स है। सर समझ नहीं आया ये। फिजा आपको समझ में आया? सर थोड़ा थोड़ा आया है, बाकी इतना क्लियर नहीं है। अच्छा, जो अभी तक ये एक मिनट, जो अभी तक पढ़ा है वो समझ में आया? यस। हेलो ठीक है। सर। जी जी, एहसानुल्लाह की आवाज आ गई हमें आखिरकार। हेलो जी जी, हेलो हेलो। अरे एहसानुल्लाह, क्या होगा, आप छोड़ दें बस माइक को। अच्छा नाउ, अच्छा सर 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 आवाज आई? सर ये मैं सर बता दूं सेक्शन सर? 10 में अलग अलग करके एक मिनट जी जी जी, एक मिनट रुक जाए, एक मिनट जी जी, राफे बताएं क्या हो रही है बात यहाँ पर। सर पहले कोर्ट ने कहा कि ये इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में बास्केट और बोट नहीं आते, क्योंकि सेक्शन 10 में जो है वो कैटेगरीज डिफाइन की गई हैं, और जो बास्केट और जो बोट है वो इंस्ट्रूमेंट की उसमें नहीं लिखे हुए सर। जो क्लास था इंस्ट्रूमेंट वाला, सही इंस्ट्रूमेंट वाला सही है, क्लास वाला। सही है। अच्छा, इधर मानून ने बोला है या फिजा ने बोला है? जिसने भी बोला है वो भी लिखा, वो भी क्या बात थी, अलग अलग करके लिखा हुआ है, दोबारा बताएं। सर यही बोल रही थी मैं भी कि ये डिस्टिंक्शन क्रिएट की हुई है ए बी सी और सब क्लॉजेज में करके, तो इस वजह से शायद कोर्ट ने जो है डिस्टिंक्शन क्रिएट की है कि ये अलग अलग, तो ये इंस्ट्रूमेंट में फॉल नहीं करती फिश बास्केट वगैरह।
अगर आप पिन पॉइंट कर सकते हैं, ये मैंने सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 जो है वो फुटनोट्स में से निकाल के शेयर किया हुआ है, तो अगर आप पिन पॉइंट कर दे, कोई एक शख्स पिन पॉइंट कर दे कि इंस्ट्रूमेंट कहाँ लिखा हुआ है, कोई बता दे कि बोट का सर ये लिखा हुआ है। सेक्शन सबसेक्शन सी में सर्च एंड एग्जामिन नेट्स और अदर इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन फिशिंग और एनी बास्केट पॉकेट और सही। और इसके अलावा और कहाँ आप डिस्टिंक्शन देख सकते हैं? बी में सर बोट लिखा हुआ है, बोट। बोट, इंस्ट्रूमेंट और जो है ये दोनों, इन दोनों को सेपरेट रखा हुआ है। तो लिहाजा रिलाइंग ऑन सेक्शन 10 सब सेक्शन 1, उनका कहना ये था कि ऑन वन हैंड यू हैव फिश बास्केट्स, you have boats on the other hand and instruments on the third hand, बल्कि उल्टा मैंने पढ़ दिया। तो instruments on one hand, boats on the other hand and baskets if there is such a thing the third hand। तो आपको यहाँ पे लगता है कि जजेस भी थोड़ा बहुत मजाक करते हैं और उन्होंने यहाँ पे कह दिया कि अगर तीसरा हाथ होता तो आपकी जो बास्केट्स हैं वो तीसरे हाथ पे होती। सही है सर, तो मैं जो इस जजमेंट से मुताबिक नहीं हूँ। सही है, मुतफिक क्यों नहीं हो भाई, वो भी बता दो। Sir, if we look at the statute to be एहसानुल्लाह, आपकी आवाज नहीं आ रही है। किसी और को आ रही है एहसानुल्लाह की आवाज? नो सर। एहसानुल्लाह, आप जो है ना वो टाइप करके भेज दें ताकि फिर मैं इसको फिर हमने आगे आपकी बात जो है वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो हम जो है फिर नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे, क्योंकि फिर मैं कंटिन्यू कर लूँ, क्योंकि सिर्फ हवा के अलावा और कोई आवाज नहीं मुझे आ रही है। या तो आप हैंड्स फ्री यूज करें तो हैंड्स फ्री हटाकर बात कर लें। सही, आप सेक्शन 10 दोबारा दिखा सकते हैं थोड़ा? जी मैं दिखा देता हूँ। वो मुतफिक क्यों नहीं है, वो ठीक है, खैर उनका अपना एक व्यू पॉइंट है, लेकिन हमारा काम अभी यहाँ पर जो है वो आप करें, करना चाहें तो करें बेशक, कि आप डिसअग्री करना चाहते हैं या डिसअग्री करना चाहते हैं डिसीजन के साथ, दैट इज एंटायरली अप टू यू। ऑफ कोर्स आपका राइट है, तो आप करना चाहें, लेकिन जो है आई विल नॉट से अ वर्ड अबाउट दिस, क्योंकि मैं इसमें जो है मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। मैं एक रिपोर्ट हूँ फिलहाल, और रिपोर्ट होने के नाते मेरा कोई कंक्लूजन नहीं है इसके ऊपर कि क्या होना चाहिए। जी 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 सर, वो जो बास्केट मिली थी, बास्केट को अगर उन्होंने डिस्टिंग्विश किया है इंस्ट्रूमेंट से, तो बास्केट भी तो वो इंस्ट्रूमेंट वाले ही क्लास में आ रही है ना, सब क्लास सी में। और अगर देखा जाए कि अगर बास्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं होती तो फिर जो नेट होती है सर, फिशिंग नेट होती है, फिर वो भी इंस्ट्रूमेंट नहीं होगी। नहीं, देखिए वो क्यों कह रहे हैं, अब मैं आपको ये बता सकता हूँ। आई कैन नॉट से कि मैं डिसीजन से जो है अग्री करता हूँ, डिसएग्री करता हूँ, बट जो चूंकि हमारे पास लॉ है सामने और उसको देखकर हम उनका व्यू पॉइंट जज कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वेदर इट इज द करेक्ट व्यू और नॉट, लेकिन उन्होंने क्या कहा है, अगर आप सी वाली वर्ड करें, सर्च एंड एग्जामिन नेट्स, सही है। उसके बाद क्या चीज उसको वो कर रहे हैं, डिस्टिंग्विश कैसे कर रहे हैं, क्योंकि देयर इज अ डिसजंक्टिव वर्ड ओवर हियर, और अदर इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन फिशिंग, ठीक है, दिस इज द सेकंड वर्ड, और एनी बास्केट, पॉकेट और अदर रिसेप्टिकल केपेबल ऑफ कैरिंग फिश which there is a reasonable cause to suspect of containing salmon or trout illegally taken। ठीक है, तो चूंकि इन्होंने यहाँ पे इस कैटेगरीज पे जो आपने बात की है, और यहाँ पे देयर इज अ डिसजंक्टिव वर्ड ओवर हियर एंड हियर, किसी तरह से अगर सर्च करें, लेट सपोज कि अगर यहाँ पे होता है सर्च एंड एग्जामिन इंस्ट्रूमेंट्स सच एज बास्केट इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ भी ऐसे ऐसे टर्म करके वो इन्यूमरेट कर देते, तो वो तो सेंस बनता कि हाँ ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स के दायरे में क्या कहना चाहिए, बास्केट्स को इंक्लूड कर दिया है। बट चूंकि यहाँ पे इन्होंने डिसजंक्ट किया है, यहाँ पर जो लॉ का जो वर्ड है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इसके बेसिस के ऊपर इन्होंने डिस्टिंक्शन ड्रॉ की है, तो इस वजह से उनका कहना ये था कि ये नहीं आते इसमें। इसके बाद अगर हम मजीद आगे देखें तो डी क्लॉज जैसे पॉइंट आउट की गई है, सीज एनी फिश, अगेन इंस्ट्रूमेंट और आर्टिकल, बोट और व्हीकल,
अब अगेन इसको डिस्टिंग्विश किया जा रहा है कि इंस्ट्रूमेंट और आर्टिकल को एक करके फिर कॉमा लगाकर बोट और व्हीकल, तो बोट और व्हीकल को वो ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर रहे हैं और इंस्ट्रूमेंट और आर्टिकल को उन्होंने एक जगह रखा और लिविंग थिंग को फिर एक जगह रखा है, टू बी लाइबल टू बी फॉरफिटेड इन परसुएंस ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, क्लियर जी हुआ? सर। अब एहसानुल्लाह की बात अभी तक हमें नहीं पता कि उन्होंने क्यों इसको क्लियर नहीं किया है कि वो क्यों नहीं है, वो जब बताएंगे हमें तो फिर हम इसके ऊपर वापस आ जाएंगे एग्जाम्पल के ऊपर और देख लेंगे कि क्या मतलब है। फिलहाल हम आ जाते हैं डी वाली एग्जाम्पल के ऊपर और डी वाली देखते हैं कि डी में क्या मसला है हमारे साथ। जी, In Associated Newspapers Limited versus Registrar of Restrictive Trading Agreements, the issue which the Apex Court had to resolve was whether the concerned court had the jurisdiction to adjudicate references of existing trade agreements only or those agreements as well which have terminated or ended before the reference has begun. यहाँ तक क्लियर है बात? जी सर। So you have a question के एक कोर्ट की जुरिस्डिक्शन सिर्फ एग्जिस्टिंग ट्रेड एग्रीमेंट्स के ऊपर है या रेफरेंस शुरू होने से पहले जो एग्रीमेंट्स टर्मिनेट या खत्म हो चुकी है उसके ऊपर भी है? जी, The question was what effect should be given to the words in respect of any agreement of which particulars are for the time being registered under Section 20. If Section 20 was read without regard to the rest of the statute, the conclusion arrived at was that the jurisdiction of the concerned court was restricted to subsisting agreements only. This view, however, was not accepted, as the court was of the view that the act ought to be read in its entirety. Lord Evershed said, "It is no doubt true that if Section 20 and 21 are looked at without regard to the context supplied by the rest of the Restrictive Trade Practices Act 1956, the natural conclusion which their language suggests would be to confine the jurisdiction of the court to the agreements subsisting at any rate when the jurisdiction of the court was invoked." By way of example, I refer to the use strongly relied on by the counsel for the appellant of the formula in Section 20, subsection 1, that the court should have jurisdiction to declare whether or not any restrictions are contrary to the public interest, and perhaps more strongly to the use of formula in subsection 3 of the same section, the agreement shall be void. Sir, आगे? जी जी, पढ़े। Nor do I forget the terms of subsection 5 of Section 20 or the language of the para A to para G of Section 21, subsection 1. To these last mentioned subsections I shall return later, but in truth it is not, as I conceive, legitimate to read Section 20 and Section 21 bereft of their context, more particularly without having first read the 19 sections of the Act. There is indeed solid and respectable authority for the rule that you should begin at the beginning and go on till you come to the end, then stop. And in my opinion, the rule is, I conceive, peculiarly proper when construing an act of parliament and seeking to discover from the act the parliamentary intention. जी जनाब, तो इतनी सारी बात में हमें क्या चीज समझ में आई है? Who wants to have a go at this? What do we make out of all of this? जो इन्होंने इतनी सारी बात यहाँ पे लिखी है, what is the summary over here? Because we have 9 minutes remaining, तो क्या मतलब हम निकालते हैं इससे? सर के अगर कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो तभी वो एक्सरसाइज हो सकता है जो सबसिस्टिंग जो रेफरेंसेस है और जब वो इन्वोक किया जाता है जुरिस्डिक्शन, तब के लिए मुझे तो इतना आया, आगे नीचे मुझे समझ नहीं आया। अच्छा अच्छा, anyone else wants to go? Wants to try? जी एजाज साहब, आप बताएं, आप बड़े खामोश हैं आज। एजाज कलोड़ो साहब। एजाज की भी आवाज नहीं आ रही है, लगता है एजाज भी सो गया है। जी हसनैन, आप बताएं।